बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अब खबरों का रुख करते हैं। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का वेस्ट थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। गोल्ड मिलने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने देश को यह पदक दिया है, स्वर्ण पदक भारत को पहला मिला है। और आपको यह भी बता दें कि 13 साल बाद यह पदक भारत के नाम हुआ। इससे पहले विंद्रा ने 13 साल पहले यानी 2008 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। लेकिन अगर एकल प्रतिस्पर्धा की बात करें तो अब 13 साल बाद यह दिन आया है कि नीरज ने यह देश को पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही हरियाणा में भी अपनी मिसाल कायम की है। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। साथ साथ फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया को आज कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुआ है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकें 17 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक चलेगी। इस बीच 20 अगस्त को बजट पेश होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। 18 अगस्त को औपचारिक कार्य, अध्यादेश और विधेयक पेश होंगे, जबकि 19 अगस्त गुरुवार को मुहर्रम का अवकाश रहेगा और 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जबकि 21 और 22 अगस्त को शनिवार और रविवार होने की वजह से अवकाश रहेगा। 23 अगस्त को विधायी कार्य होंगे और आखिरी दिन 24 अगस्त को बजट पर चर्चा के बाद बजट पास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छोटे चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल होता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। अब खुद को जनता की सेवा में समर्पित करें। नड्डा ने मंत्र दिया कि जनता की जरूरत के हिसाब से एजेंडा तय करें। मोदी सरकार का विभिन्न योजनाओं का लाभ अपने ब्लॉक के प्रत्येक पात्र जरूरतमंद तक पहुंचाएं। तो वहीं दूसरी चरण की बैठक में नड्डा सांसदों और मंत्रियों से मुखातिब होते हुए बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित कई लोग मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज लखनऊ में आगमन हुआ है। महत्वपूर्ण बैठकें विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई है और उन बैठकों में सभी बिंदुओं पर आगामी कार्यक्रम को लेकर, संगठन की आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। राज्य के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण और सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ सांसद प्रमुख लोग, पार्टी के पदाधिकारी, सभी पूर्व अध्यक्ष, ऐसे वरिष्ठ लोगों की भी बैठक संपन्न। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जेपी नड्डा रविवार को ताज नगरी आगरा में रहेंगे। ब्रज क्षेत्र भाजपा के लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष ताज नगरी आगरा से एक बड़ी लकीर खींचने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं आगरा आगमन को लेकर आज दिन भर आगरा प्रशासन और संगठन के पदाधिकारियों की से बातचीत हुई। तैयारियां भी जुटी रही, तैयारियों का जायजा भी लिया गया।
तो नड्डा के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लखनऊ के पुलिस लाइन में सुपर एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में अपने श्रेष्ठ कार्यों के चलते 20 आईपीएस अफसरों को सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की अगुवाई में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान समारोह में कमिश्नर डीके ठाकुर के साथ जेसीपीएल ओ पीयूष मार्डिया भी मौजूद रहे। वहीं इसी प्रकरण को लेकर कमिश्नर डीके ठाकुर से हमारे सहयोगी अशहर असरार ने खास बातचीत की। लखनऊ पुलिस लाइन के संगोष्ठी भवन में आज सुपर एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएस अधिकारियों से लेकर के सारे पुलिस कर्मियों को लगभग सम्मानित किया गया, जिसमें 20 आईपीएस अफसर थे। कमिश्नर डीके ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के द्वारा ये सम्मान समारोह किया गया था और इन्हीं ने सम्मानित किया गया था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। जी धन्यवाद। सर, किस तरीके का सम्मान समारोह था और आज क्या कुछ रहा, कैसे रहा? ये देखिए, स्प्रीड हैप्पीनेस सोसाइटी है, उसके सौजन्य से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 20 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इसमें हर एक रैंक के पुलिस अधिकारी थे, प्रभारी निरीक्षक रैंक के, एसीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी, सभी को सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने का मकसद यही था कि आपको जिस तरह उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, तो भविष्य में भी कोविड की चुनौती हो या कोई और चुनौती हो, उसमें भी आप इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करके दिखाएं। सर, तीसरी लहर भी आ रही है, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में इन परिस्थितियों को लेकर के पुलिस की तरफ से, लखनऊ पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं कि नए लोग आते हैं लखनऊ में, क्योंकि आरटीपीसीआर भी नहीं है, कैसे करेंगे? देखिए, ये तैयारी हम लोग अकेले नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हम लोग सब मिलकर एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। और जो कोविड फेज 3 की जो आशंका है, उसको मद्देनजर रखते हुए सारी तैयारी की जा रही है। और हम समझते हैं कि जो कोविड फेज 1 और कोविड फेज 2 की विभीषिका से हम लोग जूझे हैं और उससे जो अनुभव हमने सीखा है, उस अनुभव की बदौलत हम या तो कोविड फेज 3 को आने नहीं देंगे और आएंगे भी तो उसकी विभीषिका उतनी भयंकर नहीं होगी। तो ये थे लखनऊ पुलिस आयुक्त कमिश्नर डीके ठाकुर साहब, जिनका ये कहना है कि आने वाले जो तीसरी लहर है उसमें पूरी तरीके से पुलिस तैयार है और जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और जो कोरोना काल में जिन्होंने अपना श्रेष्ठ कार्य किया है, उन पुलिस कर्मियों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है और पूरी तरीके से पुलिस आने वाले कोरोना में जो तीसरी लहर है उसके लिए तैयार है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समन के साथ अशहर असरार, जनता टीवी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा मामलों को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि यूपी में योगी जी ने नंबर 1 की होर्डिंग लगा रखी। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि योगी की सरकार किस बात से नंबर 1 पर है। स्वास्थ्य इंडेक्स में यूपी 21वें नंबर पर आ गया। शिक्षा मामलों में इंडेक्स में यूपी 18वें नंबर पर पहुंच गया। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो बीजेपी इस पर भी झूठ बोल रही है। फिर वो क्यों नंबर 1 की बात कर रहे हैं? में आप देखिए 5 किलो राशन और कमल निशान, ये किस योजना के तहत आप बांट रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का राशन है। ये इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से दिया जाने वाला राशन है। ये मोदी जी कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं, ये आदित्यनाथ जी कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं। ये आपने कमल निशान कैसे लगाया है? क्या क्या घोटाला घपला हुआ, कैसे जिला पंचायत को डराया गया, कैसे धमकाया गया, कैसे उनके मकान गिराए गए, कैसे उनको खरीदा गया, कैसे उनको बेचा गया। जब आपके जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते, दूसरे नंबर पर आप जिला पंचायत चुनाव में आते हैं, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भाजपा, तो आपके 67 सदस्य कैसे, अध्यक्ष कैसे जीत गए? खबर गोंडा से है, जहां पुलिस विभाग की किरकिरी कराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आम जनता की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही डायल PRB 112 वाहन पर पुलिस के साथ कुछ अन्य लोग धक्का लगाते देखे गए। धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जो वीडियो थाना कटरा बाजार के सामने का बताया जा रहा। वहीं डायल 112 वाहन पर इस बात का सवाल उठ रहा कि PRB पर सूचना देने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का नियम है, लेकिन जिस तरीके से वाहनों पर धक्के लगाए जाएंगे तो क्या ये पुलिस अपराधी तक पहुंच पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की
टीजीवी 2021 की लिखित परीक्षा कराई जा रही है। आपको बता दें कि टीजीटी परीक्षा 2 पालियों में शनिवार और रविवार को आयोजित होगी, पर पाली में अलग अलग विषय की परीक्षा कराई जा रही। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। ये परीक्षा सूबे के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित कराई गई है, जिसमें 1603 पदों के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 28 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है। हमारे देश में यूं तो पुलिस ज्यादातर लापरवाही, कोताही, बेवजह प्रताड़ना जैसे मामलों में भी चर्चा में रहती है। आप लोग परिचित भी होंगे, और उस पर भी यदि नाम यूपी पुलिस का हो तो और भी कई तरह की कारगुजारियां जुड़ जाती है। ऐसे में यदि यूपी के किसी थानेदार का तबादला हो और क्षेत्र की जनता उनको दूल्हे की तरह सजाकर शहर भर में बारात निकाले, तो आश्चर्यजनक लगता है। कहां निकली बिना ब्याह के थानेदार की बारात, और आखिर ऐसा क्यों हुआ, आप इस खास रिपोर्ट से समझिए। मुरादाबाद के घोसीपुरा गांव में ऐसी भयानक वारदात हुई जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। जहां एक मां ने बड़ी ही बेदर्दी से अपने 2 मासूम बच्चों की चाकू से गर्दन रेत दी और खुद को भी आत्महत्या करने की कोशिश की। आखिर इस मां ने ऐसा क्यों किया? दावों को जो परोस दिए जाते हैं थाली में चुनावों के बाद, और बाद में यही दावे हवा हवाई होकर किसी मां के हाथ का खंजर बन जाते हैं। जनता टीवी के लिए मुरादाबाद से नईम खान और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने कानपुर देहात में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री साध्वी आज भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मुसान नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। जरूरतमंदों और पीड़ितों को राशन सामग्री भी बांटी। साध्वी ने खुद नाव में बैठकर हालातों की समीक्षा की। आपको बताते चले कि कानपुर देहात में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिसमें लोगों के घर समेत खेत खलिहानों में पानी डूब गया। लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों को अब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है।
औरैया में जल शक्ति मंत्री के हवाई सर्वेक्षण और जिला प्रशासन की ओर से आपदा से निपटने की तैयारी की पोल खुल गई। दरअसल बाढ़ग्रस्त ग्राम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए ग्रामीणों ने पुलिस को जीप पर पुलिस के सामने ही हमला कर दिया। ग्रामीणों की ओर से लाठी चलाने वाले ग्रामीण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आक्रोशित महिलाओं और बच्चों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई, जिसका जायजा लेने के लिए मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आश्वासन करते हुए कहा कि शासन प्रशासन उनके साथ है। वहीं उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया और कहा कि जिन क्षेत्रों में घरों में पानी भर गया है, उनमें रह रहे लोगों को तत्काल राहत कैंपों में पहुंचाया जाए। चार धाम के तीर्थ पुरोहित कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं देवस्थानम बोर्ड भंग कराने की दिशा में कोई कार्रवाई ना होता देख केदारनाथ धाम के 11 तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए 11 सदस्यों ने अपना इस्तीफा भेजा है। साथ ही केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अपना आंदोलन लगातार जारी रखने की बात भी कही है। आज हमारे चारों धाम में जो देवस्थानम बोर्ड की जो धरना चल रहा है, इसको लगभग 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं और हमारे श्री केदारनाथ धाम में हमारे नवयुवक जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज इन लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है भाजपा से। और मैं भाजपा सरकार से अभी भी आग्रह करता हूँ कि तत्काल इस देवस्थानम बोर्ड को यहाँ से भंग किया जाए, अन्यथा जो है यहाँ पर उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 2 दिन के कुमायूं दौरे पर आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मजबूती से काम करने को कहा। मीडिया से मुखातिब होते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 2022 में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं दुष्यंत गौतम ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष मजबूती से काम कर रहे हैं। लोकल के लिए सरकार की अनेकों ने योजना चलाई है, जो हमारे क्षेत्र की धरोहर होती है, हमारी संस्कृति थी, संस्कार थे हमारे, उनको हमने आगे प्रदर्शित करने का पूरा काम किया है। हमने युवाओं के रोजगार, मुख्यमंत्री स्वराज योजना, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा रोजगार योजना, पैरोल नीति, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना, सरल गृह योजना, ऐसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से हमने देश की विकास की गति को नहीं बढ़ाया, बल्कि उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर रहे। तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले हरिद्वार के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा में मां माया देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तीरथ रावत ने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बन जा रही है। चौमुखी विकास का काम भाजपा ने किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। क्या कहना है उनका, खुद सुनिए। 2022 हम लोग जीतेंगे, तो थर्ड मेजोरिटी लेकर आएंगे। उसका एक ही कारण है कि हमने विकास किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का चौमुखी विकास करना, ये सड़कों से भी दिख रहा है। मैं भी दिल्ली से चला हूँ, तो जहाँ 4, साढ़े 4, 5 घंटे लगते थे, अब मैं 2.5-3 घंटे पहुँच गया है। तो ये एक विकास है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने कानपुर देहात में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री साध्वी आज भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मूसा नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना, जरूरतमंदों और पीड़ितों की राशन सामग्री भी बांटी। तो साध्वी ने खुद नाव में बैठकर हालातों की समीक्षा की। आपको बता दें कि कानपुर देहात में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिसमें लोगों के घर समेत खेत खलिहानों में पानी में डूब गया। लोग गांव में पलायन करने को मजबूर है। अगली खबर का रुख करते हैं। 9 अगस्त को आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा होगा। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार ये दौरा कर रहे हैं।
बता दें कि देहरादून पहुंचकर केजरीवाल रोड शो और पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। इससे पहले आम आदमी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल लगातार प्रदेश के हर जिलों में युवाओं से मिलकर सीधा संवाद, सीधी बात का प्रोग्राम रखते हैं और युवाओं की मन की थाह लेते हैं।